हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर जो है आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर चल रहा था क्लास 11th का पिछली क्लास में। और मैंने आप लोगों को लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया था वो ब्लड ग्रुप का पढ़ाया था, और जहाँ पर मैंने बताया था कि दो तरीके की ब्लड ग्रुपिंग हमारे पास होती है बच्चों। एक ABO ब्लड ग्रुपिंग होती है और दूसरी RH ग्रुपिंग होती है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर RH ग्रुपिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, और इससे रिलेटेड जो इशू है वो उसके बारे में ही बात करते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले RH ग्रुपिंग होता क्या है। किसी का जो ब्लड ग्रुप होता है वो AB या O होता है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव में होता है। लेकिन तो बेसिकली क्या है, ये मान लीजिए मेरे पास इधर में RBC है, ठीक है जी, दिस इज़ द RBC। और इसी RBC के ऊपर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि स्पेशल यहाँ पर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये वाला जो है इसके ऊपर एक लेयर है, ठीक है जी, और इसके ऊपर एक ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब हमने क्या देखा, ये जो मॉलिक्यूल है ये बेसिकली फॉरेन बॉडीज़ है, और ये हमारे को देखने को मिलता था पहले ज़माने में। एक स्पेशल टाइप के मंकी होते थे जिनको हम बोलते हैं, स्पेशल मतलब नाम था उनका रिसस मंकी, एक स्पीशीज थी रिसस मंकी। तो उनके अंदर ये हमारे को देखने को मिलता था बच्चों। और यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर देखी बेसिकली कि ह्यूमंस RBC के अंदर भी ये फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कि वो जो पर्सन होते हैं जिनके अंदर ये एंटीजन, ये जो RH बॉडी प्रेजेंट होती है, वो पर्सन कहलाएंगे RH पॉजिटिव। और जिनके अंदर RH ये एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता वो RH नेगेटिव कहलाते हैं। तो किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप A है, चाहे AB है, चाहे O हो, चाहे B हो, वो तो ठीक है, वो इन द विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन है, A है या AB या A या B या O हो। लेकिन वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस पर्सन का ब्लड ग्रुप, वो RH एंटीजन के ऊपर डिपेंड करता है। समझे, अगर उनके अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, चाहे वो A पॉजिटिव हो, चाहे वो B पॉजिटिव हो, चाहे O पॉजिटिव हो, चाहे वो AB पॉजिटिव हो। और अगर RH एंटीजन नहीं है तो वो O नेगेटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव और AB नेगेटिव कहलाता है। मैं आपको बता दूं कि 80% लोग पॉजिटिव होते हैं और 20% जो होते हैं बच्चों वो वाले ही मेरे पास RH नेगेटिव होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि RH और इसके ऊपर इस तरीके से पॉजिटिव का सिंबल लिखा होता है। जैसे जो ब्लड यूनिट होती है, जो ब्लड डोनेट करते हैं, जो ब्लड की थैली होती है बच्चों, तो उसके अंदर भी हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर जब ब्लड चढ़ता है बड़ा बड़ा बीच में RH लिखा होता है और उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव लिखा होता है। जो असली ब्लड ग्रुप होता है वो A है, B है, वो तो यहाँ कॉर्नर में लिखा होगा बेसिकली। तो कभी भी ब्लड यूनिट अगर डोनेट होती है, चढ़ती है, तो किसी को रिक्वायरमेंट, तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो एक तो ये समझ में आ गया हमारे पास RH है। दूसरी बात, जब भी कभी भी ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न होता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में अगर इनकम्पैटिबिलिटी हो, मिसमैच हो, तो दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप A है और अगर उसको हम ब्लड ग्रुप चढ़ा देते हैं B का, तो B की जो एंटीबॉडी होती है वो आपकी एंटीबॉडी A होती है, जो दूसरे ब्लड ग्रुप को जिसके अंदर हमने डोनेट किया है, A पर्सन जो है, उसके एंटीजन को किल करने की कोशिश करेगी, जिसके से ब्लड के अंदर क्लम्पिंग हो जाती है, एग्लूटिनेशन हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, पर्सन की डेथ हो जाती है बच्चों। तो मिसमैच में दिक्कतें आ जाती है, ठीक है। और अगर पता ना चले तो और भी दिक्कत, अगर पता चल जाता है तुरंत की तुरंत जो है, कुछ अगर ऐसा आइडिया लग जाए तो एंटीबॉडी देना स्टार्ट कर देते हैं उनके अगेंस्ट में, तो शायद बात बन जाए। तो RH ग्रुपिंग आपको सबसे पहले बता दूं, फॉरेन बॉडी है, जिन पर्सन के अंदर RH एंटीजन जो रिसस मंकी में देखने को मिलता है वही ह्यूमंस में भी देखने को मिला, तो उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, और जिनके अंदर नहीं है उनका ब्लड नेगेटिव बोला गया। तो अनदर एंटीजन RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन द रिसस मंकी, हेंस RH इज आल्सो ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूमन RBC के ऊपर, मेजोरिटी पे नियरली 80% बच्चों। तो पर्सन विद RH एंटीजन, जिनके अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट होगा, फॉरेन बॉडी मतलब कि एंटीजन हमने बोल दिया यहाँ पर, वही हमारे पास RH पॉजिटिव कहलाते हैं, और जिनके अंदर नहीं है वो हमारे पास RH नेगेटिव कहलाते हैं। अब इसका ना एक स्पेशल केस हमारे को देखने को मिलता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज द RH इनकम्पैटिबिलिटी। हम बात कर रहे हैं बच्चे RH इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। तो इसमें हमारे पास ये मदर है, ठीक है जी, और यहाँ हम देखते हैं कि देयर इज़ अ अनबोर्न चाइल्ड, और मान लीजिए जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप हमारे पास यहाँ पर RH नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल स्पेशल केस RH इनकम्पैटिबिलिटी मिसमैचिंग का जो है,
तो हम देखते हैं यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, अ पर्सन विद RH नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज विद द RH पॉजिटिव ब्लड, और इसी का इन्होंने केस दे रखा है हमारे पास, ड्यूरिंग पार्चुरेशन अगर बेबी का जो ब्लड है वो RH पॉजिटिव है और मदर का जो ब्लड है वो RH नेगेटिव है और बेबी का RH पॉजिटिव है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं अगर RH पॉजिटिव एंटीजन है तो इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी भी बन रही होगी, बट वो इसको किल नहीं करी तो इसकी एंटीबॉडी होंगी बेसिकली जो RH पॉजिटिव एंटीबॉडी होंगी जो, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जब RH नेगेटिव ही है तो हमारे पास यहाँ पर जो है ना एंटीजन है और ना ही इसकी कोई एंटीबॉडी होगी जो है। बट ड्यूरिंग पार्चुरेशन में भी चांसेस होते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दोनों का जो ब्लड होता है वो मे बी मिक्स हो सकता है, ड्यूरिंग पार्चुरेशन दोनों का ब्लड मिक्स हो सकता है। तो ड्यूरिंग पार्चुरेशन RH पॉजिटिव फीटल ब्लड मिक्स विद द RH नेगेटिव मैटरनल ब्लड, तो मैटरनल ब्लड RH नेगेटिव और फीटस का जो ब्लड है वो RH पॉजिटिव है, तो मिक्स होने के पूरे चांसेस है बच्चों ड्यूरिंग पार्चुरेशन हमारे पास। अब हम लोग क्या देखते हैं कि अगर ऐसा होता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन तो anti-RH एंटीबॉडी फॉर्म्ड इन द मदर बॉडी, मदर की बॉडी में क्या होगा, anti-RH एंटीबॉडी, भाई RH एंटीबॉडी तो चली जाएगी, तो anti-RH एंटीबॉडी यानी इन एंटीबॉडी के अगेंस्ट में जो इसकी वो होगी वो यहाँ पर इसके अगेंस्ट में काम करेगी, फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा कि जब भी नेक्स्ट हमारे पास कभी प्रेगनेंसी होती है, नेक्स्ट सक्सेसिव प्रेगनेंसी जो anti-RH एंटीबॉडी होती है वो बेबी के अंदर जा सकती है। दोबारा कहाँ से आएगी, एक्चुअल में जो मदर है यानी जो फीमेल है वो RH नेगेटिव और फादर RH पॉजिटिव है, तो एक स्पेशल केस हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम भी RH पॉजिटिव बेबी हो, तो इसके बच्चे की बॉडी के अंदर हम देखते हैं कि RH एंटीबॉडी के अगेंस्ट में anti-RH एंटीबॉडी उसके अंदर ट्रांसफ़र होने लग जाएगी, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, ब्लड लीक इनटू द फीटल ब्लड एंड डिस्ट्रॉय द RH पॉजिटिव RBC को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बच्चे की RBC नहीं होगी वहाँ पर आपका जो है दिक्कत हो जाएगी। तो दिस कोज्ड, और इसकी वजह से क्या होता है, इशू क्रिएट हो गया हमारे पास, दैट इज़ द HDN यानी हीमोलाइटिक डिसीज़ इन न्यू बॉर्न बेबी के अंदर, हीमोलाइटिक डिसीज़ इन न्यू बॉर्न बेबी के अंदर, और इसी को हम बोलते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस और इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, ये डिसऑर्डर हो जाता है। एंड ये प्रिवेंट करने का सिर्फ एक तरीका है, ठीक है जी, कैन बी प्रिवेंटेड, सिर्फ एक ही तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय एडमिनिस्ट्रिंग द anti-RH एंटीबॉडी। कैसे, गिव anti-RH एंटीबॉडी टू मदर, तुरंत मदर को हम ये देना शुरू कर देंगे आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, ताकि जितनी भी एंटीबॉडी है मदर के अंदर बनेगी जो बेबी से मिक्स होकर के आए उन सबको तुरंत की तुरंत यहाँ पर एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, यानी कि किल कर दिया जाए। तो ये एक स्पेशल केस हमारे पास इसका आता है बच्चे, ठीक है जी। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के लास्ट में। नेक्स्ट टॉपिक अब हम बात करते हैं यहाँ पर इधर में ब्लड कोगुलेशन बच्चे। तो देखो जब हम ब्लड कोगुलेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, चोट लग जाती है, खून निकल जाता है और उसके ऊपर पपड़ी जम जाती है। ये देखिए जी, ये हमारे पास हैंड के ऊपर हम देखते हैं किसी तरीके से, ये देखो चोट लग जाती है तो ये ब्लड ड्रॉप्स निकल रही है बेसिकली, और इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर हेमरेज। कहते हैं ना जैसे ब्रेन हेमरेज हो गया, तो ब्रेन हेमरेज का मतलब क्या होता है, नसें फट जाती है ब्रेन के अंदर, वही चीज़ यहाँ पर हुई है जो है। तो हेमरेज हो गया यानी किसी तरह की चोट लग जाती है। इंजरी टू द ब्लड वेसल लीड टू द लॉस ऑफ ब्लड, दिस इज कॉल्ड द हेमरेज। तो ये हमारे पास ब्लड हेमरेज हो जाता है। और देयर इज़ अ इंट्रेंसिक मैकेनिज्म, बॉडी का अपना खुद का एक मैकेनिज्म होता है इसको हील करने का, टू स्टॉप हेमरेज, और उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लड कोगुलेशन, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, या फिर इसी को हम बोलते हैं हीमोस्टैसिस।
इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर हीमो यानी कि ब्लड स्टेसिस, मतलब कि रोकना, इस ब्लीडिंग को रोकना बच्चों, हीमोस्टेसिस या कोगुलेशन ऑफ ब्लड या ब्लड क्लोटिंग बोला जाता है। अब ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है, इसका फ्लो चार्ट मैं आपको यहाँ पर एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, तो उससे आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी। देखिए ये मैंने बता दिया ब्लड कोगुलेशन जिसको हम हीमोस्टेसिस बोलते हैं। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ब्लड का कोगुलेशन जो होता है इसकी एक रिएक्शंस होती है, वैसे तो 13 स्टेप्स की रिएक्शन होती है, बट उसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते है ना। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बेसिकली जो स्टेप बाय स्टेप होते हैं जिसके कारण रिएक्शंस होती है। जैसे आपका क्रिसमस फैक्टर है, काफ़ी पॉपुलर फैक्टर था जिसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं फिलहाल आज की डेट में। अगर हम पिछले 5, 6, 7 साल का पैटर्न देखें तो पिछले 5 साल से इस तरह के क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी ओरिएंटेड चीज़ें हैं, एंजाइम बेस्ड है या जो टॉपिक है उसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हमें लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करते हुए, एग्जाम पैटर्न को देखते हुए जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो ब्लड कोगुलेशन जो होता है, जब हैमरेज हो जाता है, चोट लग जाती है, यहाँ पर ये हैमरेज हो गया, ब्लीडिंग हो गई है, तो अब यहाँ पर ब्लड कोगुलेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम जो है कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं बच्चों, यानी कि ब्लड क्लोटिंग। अब इसमें होता क्या है, इंजरी टू द ब्लड वेसल्स लीड्स टू द हैमरेज हो गया यानी इंजर्ड टिश्यू, या फिर अगर इंटरनली हम देखते हैं ब्लड प्लेटलेट्स हमारे पास डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो जो क्लोट होता है, जो हमारे पास कोगुलम होता है, वो किससे बना होता है? मेनली मैं आपको बता दूं जैसे कि फिब्रिन है, तो फिब्रिन ना हमारे पास कुछ नहीं होता है। फिब्रिन बेसिकली दीज आर द प्रोटीन फाइबर्स। फिब्रिन हमारे पास यहाँ पर इधर में ना बेटा प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। तो ये प्रोटीन के फाइबर्स निकलेंगे और जहाँ पर भी जो भी हैमरेज हुआ है उसके ऊपर आकर के इस तरीके से सेट हो जाएंगे, इंटेंगल्ड हो जाएंगे। जैसे पट्टी करवाते हैं ना, ड्रेसिंग करवाते हैं, चोट लग जाती है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो जिनको हम फिब्रिन बोलते हैं। और इन्हीं फिब्रिन के अंदर ये एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो इसी के अंदर जितनी भी डेड या डैमेज जो एलिमेंट्स होते हैं ब्लड के, वो सारे ट्रैप कर लिए जाते हैं। और ट्रैप करने के बाद अब उनको बाहर नहीं निकलने देंगे, वो वहीं रह जाएंगे, आपके जम जाते हैं बेसिकली। तो फिब्रिन जो होता है वो बनता है बेसिकली किससे? फिब्रिनोजन से। फिब्रिनोजन क्या होता है? ये भी एक तरीके का प्रोटीन है, बट ये अभी क्या है हमारे पास बच्चों, इनएक्टिव है। ये जितनी भी प्रोसेस होती है, एनर्जी एक्सपेंडिचर प्रोसेस होती है, तो हम क्यों धक्के से भैया यहाँ पर फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेंगे, जानबूझ के एनर्जी खर्च करेंगे यहाँ पर, समझ रहे हो? अब जैसे अभी देखो हमारा बैच चल रहा है, सुबह 6 बजे हम लोगों की क्लास होती है, आप लोग सुबह 6 बजे आ जाते हैं। इससे ज़्यादा मोटिवेशन और क्या होगा आप लोगों के लिए, सोचिए, या मेरे लिए क्या होगा जो है, समझ रहे हो? अब मान लीजिए 6 बजे आज क्लास है, आप यहाँ पर आके क्या करोगे? कुछ भी नहीं करेंगे जो। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, फिब्रिनोजन जो होता है बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इधर में इनएक्टिव, और ये एक्टिवेट होगा, फिब्रिन में कन्वर्ट होगा, देन ये प्रोसेस होगी। और एक्टिवेट कब होगा? जब हमारे पास यहाँ पर थ्रोम्बिन, जब हमारे पास यहाँ पर थ्रोम्बिन रिलीज होता है। तो बेसिकली ये थ्रोम्बिन भी पहले प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्म में होता है, तो प्रोथ्रोम्बिन होता है, इनएक्टिवेट होता है, ठीक है। किस तरीके से मैकेनिज्म होता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिब्रिन बनता है बाय द इनएक्टिवेटेड फिब्रिनोजन से, थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाएगा और देन ये चीज़ें करता है। अब जो थ्रोम्बिन होता है ये बनता है इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन से, जो हमारे पास थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा और यही इसको एक्टिवेट करेगा जो है। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। तो ये इनएक्टिवेट कर देता है हेपेरिन को, ठीक है जी, जो एक तरीके से हमारे पास ब्लीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है मैकेनिज्म। और क्या करता है? कैटालाइज कर देता है, यानी कि स्टिमुलेट कर देता है, एक्टिवेट कर देता है किस चीज़ को बच्चे? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा और आगे थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर, तब क्लोटिंग हो जाती है। सोचो एक भी फैक्टर अगर बीच में से गायब हो जाए तो हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ नहीं होगी। जैसा कब होता है? जब आपको डायबिटीज़ होती है, शुगर होती है, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि बंद तो नहीं होता है कोगुलेशन, बट मैकेनिज्म जो होता है वो स्लो हो जाता है बॉडी के अंदर जो है, जिसकी वजह से बॉडी में से काफ़ी ज़्यादा ब्लड का लॉस हो चुका होता है। तो ये जो एक्टिवेशन होती है या जो मैसेज का आना जाना होता है ये थोड़ा सा स्लो मूवमेंट हो जाती है बेसिकली। तो जिंक वगैरह की बॉडी के अंदर आयंस की कमी हो जाती है और बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं हमारे पास जो कि मेटल एक्टिवेटर्स होते हैं, ठीक है। जिंक जो होता है वो इंसुलिन की बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मैं आपको बताऊं। तो जिंक हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, इनमें दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से एंजाइम्स की फॉर्मेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, बनेगी बट थोड़ी सी स्लो प्रोसेस होती है, तो डिले हो जाता है। इसलिए खून निकल रहा तो निकलता रहेगा काफ़ी देर तक भी। तो जब भी सर्जरी होती है तो ब्लड के कोगुलेशन का टाइम भी नोट किया जाता है कि ब्लड कितनी देर में कोगुलेट हो रहा है, और उसी हिसाब से ब्लड की अवेलेबिलिटी हॉस्पिटल में सर्जरी से पहले रखी जाती है बच्चे। चलिए,
तो फिब्रिन बन गया हमारे पास यहाँ पर, हम देखते हैं थ्रोम्बिन बन रहा है इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज। और ये जितनी भी एक्टिवेशन है, इनको इनिशियल स्टार्टिंग फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, इनिशियल क्लोटिंग फैक्टर की, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये हमारे पास थ्रोम्बोप्लास्टिन है कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। इधर प्लेटिलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन है, वो भी कैल्शियम की प्रेजेंस में स्टिमुलेट करती है, रिलीज करती है थ्रोम्बोकाइनेज, जो हमारे पास एंड एक्टिवेट कर देगी हेपेरिन को, जो ब्लड का लॉस हो रहा है, और उसके लिए क्या करेगी, प्रोथ्रोम्बिन को रिलीज करेगी, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगी, एक्टिवेट कर देगी। ये भी मेरे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, इनएक्टिवेट और ये एक्टिवेट, यानी जो एक्टिव होता है हमारा। और थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जितने भी हमारे पास इनिशियल क्लोटिंग फैक्टर होते हैं बच्चों, ये कहलाते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। आइदर रिलीज फ्रॉम द, चाहे वो इंजर्ड टिश्यू से रिलीज हो, चाहे ब्लड प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट होते हैं उससे रिलीज हो। और कैल्शियम बहुत ही मेन रोल अदा करता है। कैल्शियम आयंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड बच्चों, ब्लड की कोगुलेशन में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि हमारे पास इस तरीके से आपका ब्लड का कोगुलेशन होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं आज की डेट में, एकेडमिक में भी और नीट में भी। इस टॉपिक के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते स्पेसिफिकली फिलहाल आज की डेट में। वो इंटेंगल्ड हो जाएंगे, डेड सेल्स को, टिश्यू को ट्रैप कर लेंगे और देन आपकी क्लोटिंग हो जाती है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। दिस इज़ अबाउट द ब्लड कोगुलेशन। अब इस टॉपिक के बाद बच्चों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, एक और टॉपिक है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं लिम्फ। तो अब यहाँ पर हम लिम्फ के बारे में और बात करते हैं। तो जिस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड हमारी यहाँ पर फ्लो होता है, सर्कुलेट होता है, इसी तरीके से लिम्फ भी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ब्लड सर्कुलेट होता है ब्लड वेसल्स में, जिसमें आर्टरीज थे, वेन्स थी और कैपिलरीज उनको कनेक्ट करती है। ठीक इसी तरीके से लिम्फ वेसल्स होती है हमारे पास, ठीक है जी। लिम्फ वेसल्स के अंदर लिम्फ फ्लो होता है। तो बेसिकली एक तरीके का टिश्यू फ्लूइड होता है। जब ब्लड वेसल्स स्क्यूज होती है तो उसमें से बाहर निकल जाता है और टिश्यूज के बीच में रहता है, और वही लिम्फ की फॉर्मेशन करता है। सबसे बड़ी लिम्फ वेसल का नाम बता सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है बच्चों, उसका नाम होता है लैक्टियल, जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो एक तो देखो इनका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली जो फैट, बड़े फैट मॉलिक्यूल है या फिर जो प्रोटीन है, जो बड़े ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स है, जो ब्लड के अंदर नहीं आते हैं, डिजोल्व नहीं होते, तो वो क्या करते हैं आपके लैक्टियल के अंदर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान, डाइजेशन के दौरान जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी, इलियम के अंदर प्रेजेंट होती है, जहाँ पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, वो उसको ले लेती है। और जितना भी हमारे पास बड़े फैट मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मॉलिक्यूल, वो उस लिम्फ के अंदर अब क्या हो जाते हैं बच्चे, डिजोल्व हो जाते हैं। और डिजोल्व होने के बाद बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, किसके थ्रू, लिम्फ वेसल जो होती है लैक्टियल, उसके अंदर डिजोल्व हो जाएंगे और उन्हीं के बाहर ब्लड वेसल्स ओवरलैप हो रखती है। तो ब्लड में दोबारा से चला जाता है प्रोटीन और फैट और फिर पूरी बॉडी में जाता है। तो ये एक फंक्शन है यहाँ पर, बाकी इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं अभी। तो हम लोग बात करते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर लिम्फ के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, लिम्फ का भी एक प्रॉपर सिस्टम होता है। और लिम्फ का जो सिस्टम होता है बच्चों, दिस इज द लिम्फेटिक सिस्टम। मैं डिटेल में बता देता हूँ आज आपको टॉपिक। बहुत बच्चे अक्सर पूछते हैं लिम्फ के बारे में बेसिकली जो है। तो लिम्फ के बारे में हम बात करेंगे बच्चों हमारा, और लिम्फ के बारे में जो आपको बताएंगे, बट हम बताएंगे आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। और अभी जो मैंने आपको बताया ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड, आरएच ग्रुपिंग से रिलेटेड इशू, तो उसमें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप लोग बच्चे कमेंट कर सकते हैं। हमारी तरफ से आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर द डे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए बच्चों।